दोस्तों, आप लोग कैसे हो? आई हो आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे होंगे। आज हम शॉर्ट क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 2 पढ़ेंगे कि शिक्षा के विषय विस्तार को संक्षेप में लिखिए। क्या पढ़ेंगे? कि शिक्षा के विषय विस्तार को संक्षेप में लिखिए, यानी कि शिक्षा का जो विषय है, कौन कौन सा टॉपिक है, शिक्षा के अंदर क्या क्या आता है, उसको विषय बना दिया गया और उसको हमको सही से पूरा विस्तार से पढ़ना है। ठीक है, तो आंसर है कि हम सबसे पहले हेडिंग देंगे शिक्षा का विषय विस्तार, यानी कि स्कोप ऑफ एजुकेशन। ठीक है, अब है कि किसी विषय वस्तु का अर्थ उस सीमा से होता है जिस सीमा तक अध्ययन किया जा चुका होता है। जहाँ भी शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात है वह बड़ा व्यापक है, परंतु इस व्यापक क्षेत्र में हमने अब तक जो कुछ विचारा है वह उसकी विषय वस्तु है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा है? मतलब कि शिक्षा विषय का अर्थ उस सीमा से होता है जहाँ तक शिक्षा का अध्ययन किया गया है, जिस सीमा तक। ठीक है, और शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र की बात की जाए तो यह बहुत बड़ा है, बहुत व्यापक है। और इस व्यापक क्षेत्र में हमने जो कुछ भी विचार किया है, जो जिस भी शिक्षा से रिलेटेड जो भी चीजें हमने एक दूसरे से डिस्कस करी है, विचार की है, समझा है शिक्षा के बारे में, उसकी विषय वस्तु वो क्या है? उसकी विषय वस्तु है। शिक्षा शास्त्र के अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु को सामान्यतः निम्नलिखित भागों में बांटा गया है। कौन कौन सा भाग है शिक्षा अध्ययन का क्षेत्र? इसमें कौन कौन सा है? और शिक्षा वस्तु का अध्ययन क्षेत्र को जो है कि हम निम्नलिखित भागों में बांट रहे हैं। क्या भाग है? तो सबसे पहला है शिक्षा दर्शन। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण मतलब देखने का तरीका, नजरिया, दर्शन है, उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र के इस भाग को शिक्षा दर्शन कहते हैं। ठीक है, शिक्षा दर्शन मतलब शिक्षा को देखने का जो नजरिया है, उस जो दृष्टिकोण है हमारा, उसको क्या कहते हैं? शिक्षा दर्शन कहते हैं। इसके अंतर्गत जीवन के प्रति जो जीवन हम अभी शिक्षा को किस तरह से देख रहे हैं, हमारे रोज के दिनचर्या में जो भी चीजें होती रहती है उसको हम किस तरह से हैंडल करते हैं। ठीक है, वो भी एक एजुकेशन ही है। ठीक है, अगर हमको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो हम किसी अपने घर वाले से या किसी दोस्त से जो है कि प्रॉब्लम को अपने डिस्कस करते हैं तो हमको कोई ना कोई सॉल्यूशन मिलता है। तो वो क्या है? जीवन दर्शन है। ठीक है, वो जीवन से रिलेटेड जो भी हमको अध्ययन प्राप्त होता है उसको जो है कि उसको भी हम शिक्षा की एक पाठ्यचर्या ही कहा जाएगा, उसको भी कहेंगे। ठीक है, तो जीवन के प्रति जो विभिन्न दृष्टिकोण है यानी कि दर्शन है, उनका और उनके आधार पर शिक्षा के स्वरूप, शिक्षा के उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या आदि का अध्ययन किया जाता है। उसी के अकॉर्डिंग हमको जो है कि उसके शिक्षा का स्वरूप, शिक्षा का उद्देश्य और शिक्षा की पाठ्यचर्या बनाई गई है। जैसे कि काउंसलिंग किया जाता है कि किस तरह से किस सब्जेक्ट में जो स्टूडेंट है उनको नॉलेज है। ठीक है, तो पहले काउंसलिंग कर किया जाता है, आर्ट्स में है कि साइंस में है कि मैथ्स में है कि इकोनॉमिक्स में है, किस चीज में है, तो फिर उसको उस तरह के सब्जेक्ट को चुनने के लिए कहा जाता है। ये भी एक तरह की शिक्षा है। तो उसी तरह का स्वरूप बनाया गया। ठीक है, पाठ्यचर्या भी उसी तरह की बनाई गई। ठीक है, तो ये हो गया शिक्षा दर्शन। मतलब शिक्षा इंसान मतलब कि बच्चे को, स्टूडेंट को किस तरह से वो एजुकेशन को अपने प्राप्त करेगा, क्या क्या चीज उसको चाहिए होगा, क्या क्या उसका स्वरूप होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए, उसी के अकॉर्डिंग जो है कि उसके पाठ्यचर्या का निर्माण किया गया है। इसीलिए इस पॉइंट को शिक्षा दर्शन कहा गया है। ठीक है, अब दूसरा पॉइंट है कि शैक्षिक समाजशास्त्र। ठीक है, शिक्षा समाजशास्त्र के अंतर्गत समाज के स्वरूप,
समाज और शिक्षा के आपसी संबंध, शिक्षा के सामाजिक कार्यों तथा शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन आदि का अध्ययन किया जाता है। इस अध्ययन को शैक्षिक समाजशास्त्र कहते हैं। ठीक है, अब देखो शिक्षा में समाजशास्त्र का मतलब कि समाज के अकॉर्डिंग जो शिक्षा का देखने का तरीका है, नजरिया है, और सामाजिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है समाज में। जैसे कि पुराने जमाने से लेकर के अब तक के जितने भी परिवर्तन आए हैं समाज में, और उसके अकॉर्डिंग हमारी पढ़ने लिखने की जो सब्जेक्ट वगैरह भी सारा चेंज हुआ है। और भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स पहले सिर्फ क्या होता था कि जो है कि क्या बोलते हैं, शास्त्र का पढ़ाई किया जाता था। हाँ, तो अब जो है कि अब क्या होता है, अब तो हम विदेशी लैंग्वेज भी सीखते हैं और हर तरह का फॉरेन लैंग्वेज सीखते हैं, और नए नए टेक्नोलॉजी वाली जो पढ़ाई होती है वो सब भी करते हैं। प्लस बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि खेल से रिलेटेड है। खेल के लिए अगर बच्चे को इंटरेस्ट है तो उससे रिलेटेड बहुत सारे क्लासेस होते हैं। तो ये सब चीज़ है कि अब बदल गया है। म्यूजिक है, शास्त्रीय संगीत, हर तरह का म्यूजिक है, तो उससे रिलेटेड भी पढ़ाई होती है। ठीक है, तो ये चीज है कि शैक्षिक समाजशास्त्र के नजरिए से शिक्षा को जिस तरह से देखा जाता है, लोग समाज में किस तरह से रहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, शिक्षा के आपसी संबंध क्या है, शिक्षा के सामाजिक कार्य तथा शिक्षा तथा सामाजिक परिवर्तन क्या है, शिक्षा में समाज किस तरह से परिवर्तन लाता है। देखो, हम पढ़ाई करेंगे तो हम अपने समाज को बदलेंगे, तो इस तरह से शिक्षा से सामाजिक परिवर्तन भी आता है। ठीक है, तो इसका पॉइंट का मतलब यही हुआ कि शिक्षा के लिए समाज का क्या स्वरूप है, क्या आधार है, क्या विचारधारा है, क्या सामाजिक परिवर्तन शिक्षा के अकॉर्डिंग किस तरह से आता है। देखो, आता ही है जब अभी जो है कि पहले क्या होता था, बहुत ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या होते थे, पढ़े लिखे नहीं होते थे। जैसे जैसे जो है कि एजुकेशन बढ़ता गया, लोग क्या हो गए, एजुकेटेड हो गए हैं। अब जो है कि जिसके कारण समाज में भी जागरूकता आ गई है। लोग अपने बच्चे को अब पढ़ने लिखने के लिए स्कूल्स में भेजने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से क्या हो रहा है, लोग जागरूक हो रहे हैं, नए नए टेक्नोलॉजी से विकसित मतलब कि परिचित हो रहे हैं, और उसका यूज कर करके अपने उद्योग के लिए लगा रहे हैं, उद्योग में उसका यूज कर करके अपने कारोबार में विकास कर रहे हैं। तो इस तरह से क्या हो रहा है, समाज का भी विकास हो रहा है। एक इंसान अगर किसी व्यापार को करता है तो उसको करने के साथ साथ उसके साथ जो 4 लोग मिल करके उसका हेल्प करते हैं, जो वर्कर्स रखे जाते हैं वो भी क्या कर रहे हैं, उसके जरिए उसको उससे समाज का विकास हो रहा है, उनको भी रोजी रोटी मिल रही है, और उसके काम भी अच्छा चल रहा है। तो इस तरह से क्या होता है, शिक्षा का नजरिया बदलता है। अब देखो, एक टीचर जो है कि समाज में रहता है, समाज में और स्कूल भी क्या है, एक छोटा सा समाज ही है। समाज में रह कर करके बच्चा स्कूली समाज में रह कर करके एक तो समाज के लोगों के साथ किस तरह से हमको उठना बैठना है, बातचीत करनी है, क्या बड़े का आदर किस तरह से करना है, ये सब भी बातें हम, और जो सांस्कृतिक कार्यक्रम वगैरह जो भी होते हैं तो उसमें किस तरह से हम समाज के लोगों के साथ मिल बांट करके काम करते हैं, ये सब चीज भी एक सामाजिक शैक्षिक समाजशास्त्र की एक प्रमुख पॉइंट है, मतलब कि विचारधारा ही है। ठीक है, जिससे कि समाज में परिवर्तन आता है। यह सब चीज भी शैक्षिक समाजशास्त्र के अध्ययन के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब है कि शिक्षा मनोविज्ञान। शिक्षा का मनोविज्ञान से क्या रिलेशन है। शिक्षा मनोविज्ञान में बच्चों की बुद्धि और उनके व्यक्तित्व के विकास की विधियों एवं उनके मापने की विधियों तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों एवं दशाओं का भी विस्तृत अध्ययन किया जाता है। देखो, शिक्षा मनोविज्ञान
मनोविज्ञान का मतलब होता है कि जो इंसान अपने मन से, अपने अंदर से जो कुछ भी जानता है, सीखता है या किसी के बारे में सोचता है, ठीक है, कोई भी चीज मनोविज्ञान में क्या होता है, लोग अपने मन से, अपने अंदर से जो भी कुछ सोचते हैं, बौद्धिक विकास करते हैं, वो सब चीज होता है। इंसान के पर्सनैलिटी का जो है कि खोज किया जाता है मनोविज्ञान के अंदर कि ये किस तरह का पर्सनैलिटी होगा। तो व्यक्तित्व का विकास भी मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। और इन विधियों को मापने, मतलब कि जो व्यक्तित्व का विकास की विधियां हैं उसको मापने की विधियां तथा सीखने की प्रक्रिया के स्वरूप, विधियों और दशाओं का भी विस्तृत अध्ययन इसके अंतर्गत किया जाता है। ठीक है, तो मतलब कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत बच्चों की बौद्धिक और उनके व्यक्तित्व का विकास किस तरह है, उसके बौद्धिक विकास किस तरह है, उसका आईक्यू लेवल किस तरह का है, ठीक है, और उसका पर्सनालिटी यानी कि उसका व्यक्तित्व का विकास किस तरह का हो रहा है, इसका स्वरूप क्या है, उसके मापने की विधियां क्या है। आईक्यू लेवल बच्चों का नापा जाता है। कोई जो बच्चा जैसे कि वीक है पढ़ने में, हाँ, तो उसके आईक्यू लेवल में कमी आती है। और जो बच्चा बहुत ज्यादा, एक बच्चा क्या होता है कि बहुत ज्यादा तेज होता है, ठीक है, और एक बच्चा बहुत ज्यादा वीक होता है, और एक होता है कि बीच का होता है, ठीक है। तो ये सब चीज जो है कि आईक्यू लेवल के अंतर्गत उसको मापा जाता है, बौद्धिक मापन होता है। पर्सनालिटी कैसा होता है, किसी के पर्सनालिटी के अकॉर्डिंग भी उसके हाव भाव का, उसके अंदर के सोचने समझने का, उसके बातचीत करने का तरीका पता चलता है। कोई लंबा है, कोई मोटा है, कोई पतला है, कोई नाटा है, तो उस तरह का भी उसका जो है कि पर्सनैलिटी का विकास का जो है कि एक मापदंड होता है, जो कि शैक्षिक मनोविज्ञान के अंतर्गत आता है। ठीक है, अब शिक्षा का इतिहास। वर्तमान की रचना अतीत की उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। देखो क्या बोला गया कि वर्तमान की रचना, ठीक है, अतीत की उपलब्धियों के आधार पर की जाती है। जो अतीत में हमको जो भी शिक्षा से हमको जो भी उपलब्धियां हासिल हुई, उसके अकॉर्डिंग ही वर्तमान की रचना की जाती है। जैसे कि हम क्या थे, हमारा जो अतीत में जो भी शैक्षिक विचारधाराएं थी, ठीक है, वो हम उस विचारधारा को बदलते गए और उसमें परिवर्तन लाते गए। तो हमको क्या मिला, अचीवमेंट मिला, और हम उस अचीवमेंट को, उस उपलब्धि के आधार पर अपने आने वाले कल की जो है कि विचारधारा को रखेंगे कि और आगे हमको किस तरह से अपने समाज का विकास करना है, डेवलप करना है, ठीक है, अपना किस तरह से करना है, और भी आगे चल करके जो हमारी आने वाली पीढ़ी है उसको किस तरह की शिक्षा प्राप्त होगी, इससे भी ज्यादा और डेवलप शिक्षा वो भी प्राप्त करेगा। ठीक है, हम जिस लेवल के, जिस स्केल्स को हम शिक्षा के अकॉर्डिंग अभी पढ़ रहे हैं, तो कल का जनरेशन इससे भी और ज्यादा अच्छा जो है कि शिक्षा प्राप्त करेगा, ठीक है, और एडवांस लेवल का पढ़ाई करेगा। तो ये अचीवमेंट, अभी के अचीवमेंट को लेकर के ही आगे की जो है कि विचारधारा रखी जाती है, हमको उपलब्धि इसी से मिलती है, ठीक है, यही इसका कहना है। अतः अतीत का अध्ययन आवश्यक होता है। इसीलिए अतीत में जो भी हम अध्ययन कर रहे हैं, जो भी हमको प्राप्त हुआ है, उस चीज को लेकर करके हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत हम शिक्षा के इतिहास का अध्ययन इसी दृष्टि से करते हैं। ठीक है, शिक्षा शास्त्र में हम इसी को देखते हुए इतिहास में हम अपने शिक्षा का विकास इसी के अकॉर्डिंग करते हैं कि पहले हमको हमारे शिक्षा के अंतर्गत जैसे कि ये चीज की अभी कमी हो गई, ठीक है,
तो उस कमी को दूर करने के लिए हम नेक्स्ट जनरेशन में क्या करेंगे, उस कमी को दूर करके उसका लेवल और आगे बढ़ा देंगे। ठीक है, तो शिक्षा क्या होगा, एक पॉइंट और आगे बढ़ जाएगा। इसी तरह से एक एक पीढ़ी के गुजरते गुजरते में शिक्षा का स्केल और आगे बढ़ता गया और हमारा विकास शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ता गया। तो हम पीछे इतिहास में पाए हुए उपलब्धियों को, कमियों को देखते ही हुए और आगे के जनरेशन के लिए अब शिक्षा का विकास करेंगे। ठीक है, तुलनात्मक शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न देशों की तुलनात्मक शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है। अब देखो, तुलनात्मक मतलब कि इंडिया की शिक्षा को अगर हम विदेशी शिक्षा से कंपेयर करें तो हमारा क्या है कि अभी वो लोग कुछ ज़्यादा ही एडवांस लेवल पे करते हैं। जो चीज़ हम आज 5 साल पीछे करेंगे वो 5 साल आगे कर देते हैं। ठीक है, तो ये सब चीज़ होता है। तो तुलनात्मक अध्ययन, इससे हम क्या करते हैं कि हम जो वहाँ पर चल रहा है उसको सीख करके वहाँ पर क्या क्या किस किस चीज़ की किस टेक्नोलॉजी का क्या क्या जो है कि सब्जेक्ट्स का पढ़ाई हो रहा है, उस सब चीज़ को हम अपने देश में लागू करने के लिए तो थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन उसको लागू करके ही हम अपने देश का आगे विकास करते हैं। तो हमारे देश से उनके देश का तुलनात्मक अध्ययन करके हम अपने देश का, अपनी शिक्षा का विकास कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तुलनात्मक शिक्षा हो गया कि शिक्षा शास्त्र के क्षेत्र में विभिन्न देशों की तुलनात्मक शिक्षा प्रणालियों का अध्ययन किया जाता है विभिन्न क्षेत्रों में, कि कौन कौन देश में किस किस तरह का क्या एजुकेशन चल रहा है, उसको देखते हुए भी हम अपने देश के अंतर्गत इन शिक्षा का विकास करेंगे। ठीक है, उसके बाद हो गया शैक्षिक समस्याएं। शिक्षा शास्त्र के अंतर्गत जो है कि वर्तमान शैक्षिक समस्याओं पर विचार किया जाता है और उनके समाधान के तरीके ढूंढे जाते हैं। शैक्षिक समस्याएं, अब बहुत सारी शैक्षिक समस्याएं भी हैं, जैसे कि गांव में अभी भी बहुत सारे ऐसे गांव हैं जहां तक शिक्षा नहीं पहुंची है। ठीक है, जहां पर एक स्कूल भी नहीं है, एक भी स्कूल नहीं है। बच्चा क्या करता है कि अभी भी जैसे पैदल चल करके बहुत किलोमीटर चल करके तब जा करके उस एक स्कूल होता है कहीं गांव से बहुत दूर, वहां पर जा करके वो अपना शिक्षा प्राप्त करता है। या अगर किसी गांव में अगर कोई स्कूल खुल भी गया तो उस स्कूल में जो है कि सही से एक ब्लैक बोर्ड, डस्टर और चौक भी नहीं होता है, जिससे और ना ही जो चार्ट होता है पढ़ाने वाला 1 2 का, ABCD का, ये चार्ट वगैरह जो नक्शा वाला होता है वो भी उपलब्ध नहीं होता है। बेंच डेस्क वगैरह भी नहीं होता है। बच्चे तो जमीन पे बैठ करके पढ़ाई कर लेते हैं, बाहर में बैठ के पढ़ाई कर लेते हैं। तो अभी भी बहुत ऐसे जगह हैं, गांव हैं, क्षेत्र हैं जहां पर कि शिक्षा सही तरीके से अभी भी पहुंच नहीं पाई है। तो ये क्या हुआ कि ये समस्याएं ही है जो कि अभी भी इंडिया में शिक्षित पूरी तरीके से लोग नहीं हुए हैं। इसीलिए सरकार जो है कि इस बच्चे को ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षित करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भी लागू करा है और उन पर काम हो रहा है ताकि बच्चे पढ़ें और बढ़ें। ठीक, अब है कि शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन। शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन में क्या है कि शिक्षा शास्त्र में शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन का भी अध्ययन किया जाता है। शैक्षिक प्रशासन क्या हुआ कि जो प्रशासन जो है कि राज्य की ओर से जो प्रशासन है, शिक्षा मिनिस्ट्री है, ठीक है, उसका और संगठन का जो मैनेजमेंट है उसका भी अध्ययन किया जाता है शिक्षा के अंतर्गत। ठीक है,
शिक्षा के अंतर्गत हम जैसे कि एक सरकारी स्कूल है, तो उस सरकारी स्कूल के अंतर्गत शिक्षा से रिलेटेड जो भी प्रावधान पास होते हैं, फिर मैनेजमेंट उसको देखता है, फिर जो भी फंड वगैरह लागू किया जाता है, ठीक है, तो फिर वो स्कूल कॉलेज में आता है, तब जा कर करके बच्चे को स्कॉलरशिप वगैरह मिलता है। तो ये भी एक प्रकार का क्या है, शैक्षिक प्रशासन और संगठन के अंतर्गत आता है, ठीक है। इसका भी हम अध्ययन करते हैं, शैक्षिक प्रशासन और शैक्षिक संगठन का भी, ठीक है। अब क्या है कि शिक्षण कला एवं तकनीकी, शिक्षण कला एवं तकनीकी के में भी शिक्षा का अध्ययन किया जाता है। शिक्षा शास्त्र में शिक्षण की कला एवं तकनीकियों का अध्ययन किया जाता है। अभी बताया ना कि शिक्षा में जो है कि बहुत तरीके का शिक्षा होता है, कला, संस्कृति और जो है कि तकनीकी, नए नए तकनीकों का भी अध्ययन किया जाता है। किस तरह से जैसे जैसे हमारी टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, तो उस चीज़ को तो हम पढ़ेंगे तभी तो समझेंगे, और तभी तो हम उस चीज़ में अपने आप को विकास करेंगे, ठीक है। और कला है, कला का भी है, विकास करते हैं, ठीक है। तो संस्कृति, कला जो भी हमारे देश की है, जो भी हमारा जो है कि तकनीकी है, ठीक है, उन सब का भी अध्ययन शैक्षिक संगठन के शिक्षण के अंतर्गत आता है। अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र, ठीक है। अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र क्या है? शिक्षा शास्त्र में अब नए नए विषयों का विकास हो रहा है और उनका अध्ययन आवश्यक समझा जाता है, जैसे शिशु शिक्षा, बाल शिक्षा, प्रौढ़ शिक्षा, स्त्री शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, तकनीकी शिक्षा आदि का अध्ययन भी किया जाता है। देखो अभी हम बोल रहे थे ना कि व्यावसायिक शिक्षा, व्यवसाय से रिलेटेड बहुत सारे शिक्षा होती है। तकनीकी वाली जो बहुत से ऐसे जो है कि कोर्स हैं जिसको कि कर करके लोग अच्छे से अच्छा पैसा कमा रहे हैं, ठीक है। और शिशु शिक्षा है, बाल शिक्षा है, स्त्रियों की शिक्षा है, प्रौढ़ शिक्षा है, ठीक है। तो ये सब भी अध्ययन है जो कि इन सभी क्षेत्रों में भी शिक्षा का जो है कि शिक्षा को देने का काम किया जा रहा है, और इन सब के माध्यम से धीरे धीरे कर करके हमारे देश में जो है कि शिक्षा का विकास हो रहा है, ठीक है। अभी भी जो है कि प्रौढ़ शिक्षा कार्यक्रम चलाए जाते हैं। स्त्रियां जो अभी नहीं पढ़ी लिखी हुई हैं उनको भी शिक्षित किया जाता है। उनको जो है कि घरेलू उद्योग से रिलेटेड शिक्षा भी दी जाती है। सिर्फ शिक्षा जो है कि किताबी शिक्षा नहीं होती है, बल्कि जो एक स्किल्स जो सिखाए जाते हैं, घरेलू उद्योग के बारे में भी शिक्षा दी जाती है, ठीक है। तो स्त्रियां इस तरह की शिक्षा भी प्राप्त करती हैं, और जो बालक हैं वो अपने स्कूल में जा कर करके, छोटे छोटे गांव में जो है कि अब स्कूल कॉलेज का निर्माण किया जा रहा है, जिससे कि बच्चे लोग को बहुत दूर तक जा कर करके, इतना दूर चल करके जाना ना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है कि बच्चे जो है कि बहुत दूर स्कूल चल करके जब जाते हैं तो क्या होता है कि वो थक जाते हैं, और फिर वो स्कूल पहुंचते पहुंचते इतने ज़्यादा थक जाते हैं कि मतलब कि उनसे जो भी पढ़ाई होता है स्कूल में फिर वो समझ नहीं पाते, क्योंकि जैसे ही स्कूल में प्रवेश करते हैं वो पूरी तरीके से थके हुए हो जाते हैं। तो अब इन सब चीज़ को देखते हुए सरकार जो है कि बच्चों के लिए स्कूल कॉलेज का भी हर गांव में निर्माण करने का जो है कि प्रावधान रख रही है। अब धीरे धीरे इस सब चीज़ पर भी सरकार काम का कार्य कर रही है, और शिक्षित सरकार जो है कि बच्चों को, भारत को शिक्षित करने का बहुत सारा कार्यक्रम लागू किया है। इसीलिए आंगनबाड़ी भी शुरू किया गया है, जिसमें कि जो बॉर्न बच्चे हैं जो कि प्ले स्कूल में जाते हैं, ठीक है, तो उनको उनकी माँ जो है कि अपने माँ के अकॉर्डिंग ही वहाँ पर आंगनबाड़ी की जो औरतें हैं उनको जो है कि स्टार्टिंग की जो शिक्षा बच्चों को वहाँ से प्राप्त करने का भी प्रावधान
किया जाने लगा है। अब वो भी शिक्षित करने लगी हैं। पहले आंगनबाड़ी में शिक्षा का इस तरह का कोई कार्यक्रम नहीं होता था, लेकिन अब होता है। अब ये सब चीज भी किया जाता है। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन था ये आपको अभी समझ में आया है, बहुत अच्छे से समझाया गया है। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, आप मेरे जो भी मैंने पढ़ाया आपको, ये क्वेश्चन जो है कि बहुत इम्पोर्टेंट है। इस तरह से देखा जाए तो आप इसको बहुत आसानी से जो भी पॉइंट है उसको बस एक बार देख लीजिए। पॉइंट है शिक्षा दर्शन, शैक्षिक शास्त्र, शिक्षा मनोविज्ञान, शिक्षा का इतिहास, तुलनात्मक शिक्षा, शैक्षिक समस्याएं, शैक्षिक प्रशासन एवं संगठन, शिक्षण कला एवं तकनीकी, अध्ययन के विशिष्ट क्षेत्र। ये इन्हीं पॉइंट को आप डील कर दीजिएगा एग्जाम के टाइम में, तो आपको बहुत अच्छे से नंबर आ जाएगा और बहुत अच्छे से आप पास कर सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। कल फिर से एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे, जो कि 3rd नंबर शॉर्ट क्वेश्चन होगा। ये वाला क्वेश्चन, शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है, स्पष्ट करना है। कल हम इस पर चर्चा करेंगे। आज के लिए इतना ही। आप लोग अपना बहुत ख्याल रखिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि आने वाली जो भी नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंच जाए और आप आगे पढ़ने का जो भी वीडियो देख कर करके अच्छे से अच्छा नंबर ला सकें, अच्छे से पढ़ाई कर सकें। आज के लिए इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिएगा। ठीक है, टेक केयर, बाय बाय।